संविधान का निर्माण। किसी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की रचना का कार्य सामान्यतः उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकृत करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा का विचार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ा रहा। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के गठन के बाद धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। इस धारणा को सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1895 में उस स्वराज विधेयक में मिली जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। आगे चलकर 1922 में महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। 1922 में ही श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। जनवरी 1925 में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो संवैधानिक प्रणाली के रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास था। 1924-25 में राष्ट्रीय मांग के संबंध में मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल में पहली बार इस मांग का समर्थन किया कि भावी संविधान भारतीयों द्वारा स्वयं बनाया जाना चाहिए। नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया तो इसमें भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण उसका घोर विरोध किया गया। इसके साथ लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती के प्रत्युत्तर में 19 मई 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। 10 अगस्त 1928 को पेश की गई समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाने का प्रथम प्रयास था। उल्लेखनीय है कि संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार अदालतों द्वारा लागू कराए जा सकने
वाले मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार सहित मोटे तौर पर जिस संसदीय व्यवस्था की संकल्पना 1928 के नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, उसे लगभग ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में अपनाया गया। जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की कि श्वेत पत्र गोलमेज सम्मेलन के बाद जारी किया गया श्वेत पत्र का एकमात्र विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। यह पहला अवसर था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग प्रस्तुत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रवर्तन के बाद कई राज्यों में गठित कांग्रेसी सरकारों द्वारा की प्रस्ताव पारित कर संविधान सभा की मांग की गई। कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद 1937 तथा 1938 वार्षिक अधिवेशनों में भी संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। 1939 में विश्व युद्ध छिड़ने के बाद संविधान सभा की मांग को 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जारी किए गए वक्तव्य को दोहराया गया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। भले ही स्वीकृत अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ भी क्रिप्स प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य सर स्टुअर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत में भेजा। भारत को जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने निम्न प्रस्ताव किए। पहला, प्रत्येक प्रांत को और प्रत्येक देशी रियासत या रियासतों के समूह को अपनी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए। स्थूल रूप से 10 लाख रुपए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया। दूसरा, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात में आधार पर 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण।
तीसरा, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एक संक्रमणीय मत के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। चौथा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। कांग्रेस द्वारा यह घोषणा स्वीकार कर ली गई, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मानने के कारण इसका विरोध किया। संविधान सभा का सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांत में 296 प्रतिनिधि में से 213 सामान्य और 69 मुस्लिम तथा 4 सिख थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग 73 स्थान प्राप्त हुए। लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए संविधान सभा बहिष्कार का निश्चय किया और पृथक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका लीग ने बहिष्कार किया। 3 जून 1947 के विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित सभा में सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सभा का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी, अतः उन्होंने पहली बैठक में भाग नहीं लिया। संविधान सभा की पहली बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 2 दिन बाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने कहा कि संविधान सभा अपने मजबूत व पवित्र संकल्प के साथ भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य तथा भारत के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत व ब्रिटिश भारत में बाहर के भारतीय क्षेत्रों को संयुक्त रूप से भारतीय संघ कहा जाएगा। संपूर्ण सत्ता एवं प्राधिकार लोगों नागरिकों को निहित होगा। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त होगी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया।
सभा का संपूर्ण कार्रवाई लोकतांत्रिक थी। सक्रिय वाद विवाद के बाद ही इसकी प्रक्रिया पूरी हुई। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 दिन में ही लागू हो गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, परंतु शेष संविधान को 26 नवंबर 1950 में अस्तित्व में लाया गया। इसी तिथि से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। संपूर्ण भारत के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई। अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां स्थापित की गई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा ने और भी कई महत्वपूर्ण, जैसे उसने संविधायी स्वरूप के कतिपय कानून पारित किए। राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया। राष्ट्रगान की घोषणा की। राष्ट्रगान की सदस्यता से संबंधित निर्णय की पुष्टि तथा गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया। संविधान सभा और प्रभुसत्ता। संविधान सभा के गठन और उसके द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किए जाने के तुरंत बाद ही संविधान सभा की प्रभुसत्ता को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया। आज भी बहुत से आलोचक संविधान सभा को एक संप्रभु संस्था नहीं मानते हैं। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे दी। संविधान सभा के सदस्य M.R. जयकर ने भी कहा, संविधान सभा का एक संप्रभु संस्था नहीं है और इसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं दोनों ही दृष्टियों से मर्यादित हैं। उनके विचार का आधार था कि चूंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अधीन हुआ है, अतः यह ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन है। यह कैबिनेट योजना में वर्णित संविधान की मूल रूपरेखा में किसी प्रकार का संशोधन करने में सक्षम है। यह भी माना जा रहा था कि संविधान सभा को संविधान बनाएगी, उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, किंतु संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा को संप्रभुसत्ता संपन्न बनाया। इस अवसर पर नेहरू ने विचार व्यक्त किया कि आज़ादी और ताकत के मिलते ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। संविधान सभा इस जिम्मेदारियों को निभाएगी। संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न संस्था है। वह देश के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है।
इस विचार के अनुरूप ही संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुसत्ता को प्रदर्शित भी किया। सर्वप्रथम यह प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार अथवा अन्य किसी सत्ता को संविधान सभा के विघटन का अधिकार नहीं होगा। संविधान सभा तभी भंग होगी जब यह स्वयं 2/3 बहुमत से उस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरे, संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को समर्पित कर दी। कुछ आलोचकों ने संविधान सभा के प्रातिनिधिक स्वरूप पर भी अपेक्षा किया है। उनका मानना है कि संविधान सभा में जनसाधारण के प्रतिनिधि नहीं थे, यानी सभा के सदस्यों का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों ने नहीं किया था। यह सही है कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इसे प्रतिनिधि संस्था न मानें। संविधान सभा में प्रायः सभी संप्रदायों के व्यक्ति थे, अतः इसे प्रतिनिधि संस्था नहीं मानना उचित नहीं है।